हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जेएमएम से महुआ माझी जी मौजूद हैं, आरजेडी से स्मिता लखड़ा मैम मौजूद हैं और कांग्रेस से अंबा प्रसाद जी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे पटना का। पटना का रुख इसलिए करेंगे क्योंकि अभी पटना का जो सियासी पारा है वो बहुत गर्म है। भले ही जो सर्दी है वो बढ़ रही है, लेकिन ऋषिकेश, पटना की सियासी तपिश तो आप महसूस कर रहे होंगे। फिलहाल अगर अपडेट्स की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अणे स्थित आवास में गहमा गहमी तेज हो गई है। अपडेट्स। अभिषेक, देखिए बिल्कुल जो काउंटिंग है वो आखिरी दौर में है महज कुछ सीटों पर। और अब से थोड़ी देर पहले जो आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि 10 ऐसे विधानसभा की सीटें हैं जिसमें उनके उम्मीदवार जीत गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास से खुद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, वहां के रिटर्निंग ऑफिसर और कलेक्टर डीएम को फोन करके उनके पक्ष में सर्टिफिकेट नहीं देने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसका मतलब सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी का नाम लिया, चूंकि तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है जब एक अन्य मार्ग में सुशील मोदी, मंगल पांडे और भूपेंद्र यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया जब अभी अंदर रणनीति पर चर्चा हो रही है। और ये सीधा आरोप है आरजेडी का। दूसरी जो अभिषेक जानकारी है कि बहुमत के करीब कोई भी महागठबंधन या एनडीए अभी नहीं पहुंच पा रहा है। 123 या 24 पर एनडीए को बढ़त जरूर दिखा रहा है, लेकिन वो आखिरी और निर्णायक रिजल्ट नतीजे नहीं है। तो इस वजह से ये बातें आ रही है निकलकर सामने कि बहुमत के जुगाड़ के लिए भी बातचीत हो रही है मुख्यमंत्री आवास में। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में बीजेपी के नेता पहली बार पहुंचे, खुद बखुद की नतीजे आए हों और उसके पहले बीजेपी के नेता वहां पहुंचे हों। यहां तक कि बीजेपी के तमाम प्रदेश के नेताओं को मनाही कर दी गई है कि नीतीश कुमार को लेकर कोई बयान न दे, सीएम पद को लेकर कोई बयान न दे, जबकि बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीटों का अंतर काफी ज्यादा है। तो दूसरी जो अहम जानकारी है सरकार के गठन को लेकर, ये जानना बेहद जरूरी था। तीसरी बात यह है कि राज्यपाल की भूमिका सबसे बड़ी है। आमतौर पर देखा जाता है कि प्री पोल अलायंस में जिन गठबंधन को बहुमत के करीब मिलता देखा जाता है, राज्यपाल पहले उन्हीं को सरकार बनाने का आमंत्रण देते हैं। तो ये संभावना जताई जा रही है कि बिहार में राज्यपाल एनडीए को सरकार बनाने का आमंत्रण देंगे और फिर बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए समय देंगे। लेकिन बहुमत का आंकड़ा पहले ही जुटाने की कोशिश और कवायद शुरू हो गई है, जिसका आरोप बार बार जो मनोज झा बार बार इस आरोप को बता रहे हैं, मीडिया के सामने रख रहे हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि अभी गहमा गहमी चल रही है। देखिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये बिल्कुल तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल सीधा है कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पे हैं कि बीजेपी के नेता वहाँ से निकले और कुछ वो बोले कि किस बात को लेकर है, क्या संकेत है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये सब अभी बहुत सारी बातें हैं। तो ये एक गहमा गहमी जरूर है और ये बीते 1 घंटे से शुरू हो गया है जब सरकार के बेहद करीब था, आंकड़ों का खेल जो बाजीगरी था। तो ये एक अहम बैठक चल रही है। रहा सवाल खास करके एलजेपी को लेकर भी वो बात का मसला होगा कि क्या एलजेपी को लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर जदयू दबाव बनाती है। लेकिन जदयू के एक अंदर खाने से इस बात की पुरजोर मांग है कि बीजेपी के सह पर लोक जनशक्ति पार्टी ने उनकी सीटों को हरवाया है, उनके खिलाफ चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतारे हैं और बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई भी कठिन कार्रवाई नहीं की, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। दूसरा जो बहुमत का एक और समझना दिलचस्प है अभिषेक की, सीमांचल में जो आखिरी चरण का चुनाव था 78 सीटों का, और जो हम लोग बार बार बात कर रहे थे, वहां अगर लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए का खास करके जेडीयू का बेड़ा गर्क किया है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन को बड़ा झटका दिया है। सीमांचल में 5 सीटों पर एमआईएम की जीत दर्ज करना और बहुत सारी ऐसी सीटों पर उनका जाका खराब कर देना जहां मुस्लिम और यादव का समीकरण 60% से ज्यादा है। तो ये एक बड़ी चुनौती। और देखिए उसी की वजह से अब्दुल बारी सिद्दीकी जो सबसे बड़े नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो चुनाव हार गए केपटी से। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि जो
नुकसान या भरपाई लोक जनशक्ति पार्टी के अलग रहने से हुई, वही नुकसान MIM या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में महागठबंधन के लिए किया। और इसलिए देखिए काफी नजदीक की लड़ाई हो गई, कांटे का टक्कर हो गया। नहीं तो आप देखिए कि पटना से लेकर शाहाबाद, आरा, भभुआ, जितने भी बेल्ट हैं, बक्सर, वहां महागठबंधन के मुकाबले एनडीए कहीं नहीं टिक रहा था। लेकिन सीमांचल और मिथिलांचल में अगर केवटी की सीट हार जाना अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए, तो समझिए कि वहाँ ध्रुवीकरण कैसे हुआ। ये वही इलाका है जहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट थे उनको वहाँ टिकट दिया गया, उस्मानी को, और ये शायद भारी पड़ा है। दरभंगा जिले में कहा जा रहा था कि एक तरफा मुकाबला है, लेकिन दरभंगा की अधिकांश सीटें एनडीए के कोटे में आई है। तो ऐसे हाँ, निर्दलियों को लेकर जो जरूर किंतु परंतु था, लेकिन वो दोनों निर्दलीय आखिरी निर्णायक राउंड में वो चुनाव हार गए हैं। एक सीट बीएसपी का है, तो बहुमत को आंकड़ा अगर 3 या 4 पहुंचता है या 3-4 सीटों की जरूरत होती है, तो वो कैसे जुटाया जाए, इसको लेकर के तैयारी चल रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से बात की है। तो ये बातें और ये दुविधा किसी के मन में नहीं होना चाहिए कि क्या मुख्यमंत्री पद बीजेपी का होगा या क्या ऐसी कोई संभावना है। वो बात की बात है, लेकिन लगभग ये बातें संकेत साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। सरकार का स्वरूप आगे क्या होगा, मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, वो बाद में चर्चा का विषय होगा। लेकिन अभी पहले बहुमत का आंकड़ा जुटाना है, सरकार बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल के सामने देना है और उनसे आमंत्रण लेना है। और इसी की कोशिश है, इसी की सुगबुगाहटें हैं। इसीलिए पूरी मीडिया दिल्ली की, पटना की, देश की एक अन्य मार्ग में जमा हुआ है। और हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास से वो नेता निकले और फिर हम लोग कुछ कह पाने की स्थिति में हो कि आगे का राजनीतिक हलचल या सियासी हलचल क्या होगा। लेकिन ये बातें स्पष्ट है कि कांटे की टक्कर में बीजेपी भले ही बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन नीतीश कुमार के सामने अब भी वो छोटे भाई की भूमिका में है और वो राजनीतिक निर्णय शायद उसे स्वीकार है। कम से कम बीजेपी नेताओं का यहाँ आना इस बात का संकेत है। और बीजेपी नेताओं को न बोलना या दिल्ली से इस बात का निर्देश देना, क्योंकि दिल्ली में देखिए शाम 7 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक सभा को संबोधित करना था, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा माहौल होता है, लेकिन आखिरी वक्त में उसे टाल दिया गया। इसका मतलब साफ है कि कितना पेच फंसा हुआ और बिहार बीजेपी के लिए कितना बड़ा नाक का सवाल है। और इसी से रास्ता तय होता है बंगाल का, और इसी से रास्ता तय होता है उत्तर प्रदेश का। तो ये एक बड़ा मसला है और इस सियासी मजबूती को, इस सियासी समीकरण को बखूबी प्रधानमंत्री समझते हैं, बीजेपी समझती है। इसीलिए वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, कोई बड़बोलापन नहीं दिखाना चाहती है और अपने नेताओं को भी बड़बोलेपन से दूर रहने की सलाह दी है। इसीलिए खुद बीजेपी के प्रभारी यहाँ आए हैं, बातचीत चल रही है, क्या कैसे करना है, कौन सीट जीता, बिल्कुल। तो अभी फिलहाल रणनीति चल रही है बीजेपी की तरफ से, अभी फिलहाल रणनीति चल रही है, एक बड़ा मसला है। अभी फिलहाल रणनीति बनाई जा रही है। हम इंतजार करते हैं, चूंकि सभी लोग यही कर रहे हैं कि वेट एंड वॉच, और यही रणनीति होनी चाहिए। और जिन 10 सीटों की आपने बात की है, वही 10 सीट फिलहाल निर्णायक रहने वाले हैं। ऋषिकेश, आप नजर बनाए रखिए और आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, एक बार हम उन मेहमानों का भी रुख करते हैं। सबसे पहले महुआ जी आपके पास आ रहा हूं मैं। आपके पास आने के पीछे का मकसद यह है कि तमाम जो चुनाव प्रचार जेएमएम की तरफ से हो रहा था, वहां पर मैंने देखा था कि उस कड़ी धूप में भी महुआ, डॉक्टर महुआ मांझी जो हैं, वो लगातार चाहे चुनाव प्रचार हो चाहे जनसंपर्क हो, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी। जो शुरुआती रुझान थे, उन रुझानों में ऐसा लग रहा था कि शहरी वोटर जो है वो जेएमएम से नाराज हैं, ऐसा कहा जा रहा था। क्योंकि जो शुरुआती रुझान थे, उन रुझानों में बसंत सोरेन पीछे चल रहे थे, लेकिन अचानक से फिर जबरदस्त अंतर जो है वो बढ़ने लगा। 12वें और 13वें राउंड के बाद तो ऐसा लगा कि अब तो जीत सुनिश्चित हो गई है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उम्मीद ये लगाए बैठे थे कि जीत का अंतर थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था। मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि इसमें सभी लोगों ने काम किया, पूरे महागठबंधन ने, जिसमें कांग्रेस है, राजद है, जेएमएम के लोग हैं। और चूंकि उपचुनाव में हर एक का अपना अपना चुनाव नहीं हुआ करता है, दूसरे चुनाव में सबके अपने अपने क्षेत्र में काम होते हैं, लेकिन इसमें सब लोग वहां गए और मजमा लग गया और सब लोगों ने अपने अपने तरह से प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सब लोग, हम लोग एकजुट नहीं हुए, सब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से काम किए।
मान लीजिए माननीय सत्यानंद भोक्ता जी हैं, तो वो अपने एससी बेल्ट में उन्होंने काम किया, मैंने कुछ ऐसे बेल्ट में काम किया जहां हमारी जरूरत थी। तो ऐसे करके सभी लोग अपना अपना काम बांट लिए और हम लोग बहुत प्लान करके काम किए, चुपचाप काम किए, ज्यादा दिखावा नहीं था उसमें, सभी लोगों ने धरातल पर काम किया। और सबसे बड़ी बात कि माननीय हेमंत सोरेन जी का जो काम था, पूरे महागठबंधन का जो काम था, ये बोल रहा था, जनता को इतना ज्यादा भरोसा उन पर था कि अगर ये दोनों चुनाव हम लोग हार जाते तो उनको लगता था कहीं ना कहीं विकास में बाधा पहुंचेगी। जो भी पिछले भाजपा के समय में, और आप देखिए ऐसा नहीं कि 5 साल का उनका कार्यकाल था, देखा जाए तो 16-17 साल का कार्यकाल था, तो पूरे कार्यकाल में जो काम नहीं हुआ उससे इतने लोग असंतुष्ट थे। जब माननीय हेमंत सोरेन जी और महागठबंधन ने ये काम शुरू किया, चूंकि कोरोना आ गया, इसके कारण बीच में थोड़ी सी रुकावटें आई, लेकिन उसको जिस तरह से संभाला, पूरे देश के लिए वो मिसाल बन गए कि किस तरह से कोरोना के संकट से उन्होंने इस राज्य को उबारा। तो अब लोगों को पूरी उम्मीद है कि, और इधर जो योजनाएं लॉन्च हुई, और आपको ढेर सारी योजनाएं मैं गिना सकती हूँ जो अभी लॉन्च हुआ है, और लोगों का भरोसा है कि वो आने से और उस पर अमल होने से पूरे झारखंड का पूरा कायाकल्प हो सकता है। खासतौर पर महिलाओं को अगर आप ले, इतने दिनों से मानव तस्करी के कारण झारखंड बदनाम था पूरे देश में। मैं तो महिला आयोग की अध्यक्ष रही हूँ, मुझे शर्म आती थी कि हर जगह लोग कहते थे कि झारखंड से सबसे ज्यादा महिलाओं की तस्करी होती है। तो इसको दूर करना माननीय हेमंत सोरेन जी का एक सपना है, और अभी उस पर काम शुरू भी हो गया। आपने देखा होगा किस तरह से दिल्ली से रेस्क्यू करके लाके महिलाओं को यहाँ सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए पूरा प्रयास हो रहा है। तो मुझे लगता है बेरोजगारी दूर होगी। और जितने असंतुष्ट है, पिछले सरकार में आप देखेंगे कि राजभवन के सामने सालों भर खाली धरना प्रदर्शन आंदोलन होता था। चूंकि अभी थोड़ा लेट हो रहा है, कुछ लोगों में असंतुष्टि है कि हाँ क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन आप सभी जानते हैं पूरे विश्व में कोरोना ने इस तरह से एक व्यवधान डाला है, लेकिन अब हम लोग काम करने की स्थिति में हैं और बहुत तेजी से विकास होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये विश्वास जनता को है माननीय हेमंत सोरेन जी और उनकी पूरी सरकार पर, महागठबंधन पर, इसीलिए ये जनादेश मिला है और अभूतपूर्व जीत दोनों ने दर्ज की है, क्योंकि कांटे का टक्कर था, कांटे की टक्कर और भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी थी इसमें। जी बिल्कुल। अंबा जी, कांग्रेस के लिए अगर झारखंड खुशियां लेकर के आया है तो बिहार के ये नतीजे बहुत ज्यादा मुस्कुराहट देने वाले नहीं है। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी जरूर होगी, लेकिन एक सीटों का नुकसान सा जरूर कांग्रेस की अगर सीटों को देखें तो नजर आता है। जितनी उम्मीद थी कांग्रेस को कि इतना जबरदस्त प्रदर्शन होगा, उतना जबरदस्त प्रदर्शन हो नहीं पाया। कहां पर त्रुटि रह गया? ऐसा लगता है कि जनता से कनेक्ट करने में, बिहार के लोगों से, झारखंड बेरमो की जनता से तो ढंग से कनेक्शन हो गया, लेकिन ये कनेक्शन जो है वो बिहार की जनता से ढंग से हो नहीं पाया शायद। देखिए, अभी बहुत सारे राउंड अभी भी बाकी है, इसलिए अभी हम इस पे अपना विचार नहीं देना चाहेंगे। अभी जब तक रिजल्ट आउट नहीं होगी, जनता का जो भी निर्णय होगा वो बिल्कुल स्वागत है। बेरमो के नतीजे पर तो आपकी प्रतिक्रिया बनती है मैम? मैं वहाँ खुद गई थी और सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया। मैं सबसे पहले बेरमो की जनता को और हमारे जो प्रत्याशी हैं जयमंगल भैया को और जितने भी महागठबंधन के जितने भी नेता, समाज सेवी, जितने भी कार्यकर्ता गण हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, सभी को धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ। और दुमका की जनता को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सारे कार्यकर्ता जो वहाँ पे जाके अपना भागीदारी निभाए, सहयोग किए, और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई। आपका रोल थोड़ा और अहम इसलिए हो जाता है कि इन दोनों चुनाव में सरकार की तरफ से कई वादे हुए और आपको अमूमन हमने देखा है कि आप लगातार एक्टिव रहे, सिर्फ अपने क्षेत्र में ही नहीं, क्षेत्र के बाहर के भी कई मुद्दों को आपने उठाया है लगातार। आप चाहे, मैंने देखा कि अभी रामगढ़ में जिस तरीके से विस्थापितों के मुद्दे को लेकर के आप मुखर होकर के और उसके बाद फिर आपने उन मुद्दों का जो सॉल्यूशन किया, तो वो बाकायदा काबिले तारीफ बनता है। तो ऐसी स्थिति में क्या उन मुद्दों को पूरा करने के लिए अब सरकार की रणनीति बनेगी कि सत्ता में आप आए थे तो जैसे अब कांग्रेस का मुद्दा था कि भाई किसानों का ऋण माफ होगा, हालांकि घोषणा तो हुई है लेकिन अभी धरातल पर बहुत ज्यादा कुछ नजर आ नहीं रहा। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता था, ये हालांकि आप ही की सरकार का ये था कि भाई उनको सरकारी नौकरी की बात थी, तमाम तरह की ये चीजें थी। तो अब इस पर आप आगे काम बढ़ेगा चूंकि कोरोना काल से तब उबर चुके हैं। 10 महीना पहले जो जनता का विश्वास था वो अभी भी कायम है और आप देख सकते हैं हमारे चुनाव के परिणाम के रूप में बेरमो की जनता या फिर दुमका की जनता ने दिखाया है और हमें पूरा विश्वास है। आप देखें कि कोरोना काल में किस तरह से हमारे झारखंड में महागठबंधन का भूमिका रहा है और सबने बहुत अच्छे से अपना क्षेत्र को संभाला है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से इतना अच्छा प्रयास रहा है कि पूरे देश में एक अच्छा मैसेज है झारखंड के प्रति। तो अभी चीजें जैसे कि आपने बोला कि हमने विस्थापित का इशू रेज किया,
उस पे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बहुत पॉजिटिव रुख रहा है। अभी आप देखें कि पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पे इस लड़ाई को, और हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय रामेश्वर राव जी है, उनका भी काफी योगदान है, सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि अपने जिम्मेदारी से कोई भी भाग रहा है। हम जानते हैं कि हमने क्या आश्वासन दिया है, क्या वादा किया है, और उस वादा को पूरा करने के लिए हम सब प्रयासरत हैं, और हर हाल में वो सारा वादा पूरा करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। स्मिता जी, अगर आज सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी के कार्यकर्ता होंगे। आरजेडी के कार्यकर्ता, सरकार बने ना बने ये सारी चीजें बाद की बात है, लेकिन आरजेडी का जो प्रदर्शन है बिहार चुनाव में वो जबरदस्त रहा, और तेजस्वी यादव को एक ऐसे नेता के रूप में इस चुनाव ने उभारा है। एक ऐसा नेता जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके सामने एक ऑपोजिशन दर्ज कर सकता है। जिस तरीके से झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उभरे एक ऐसे नेता के रूप में जो मतलब केंद्र के सामने अपनी आवाज बुलंद करते हैं, और अब तेजस्वी यादव भी जिस तरीके से रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने बात की, वहां के स्थानीय बाढ़ के मुद्दे पर बात की, इस बार जातीयता के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल ने बात नहीं की। तो मुझे लगता है कि ये नतीजे तो आप लोगों के लिए काफी हौसला देने वाले हैं। बिल्कुल हौसला देने वाले। जीत हार तो लगा रहेगा, लेकिन जिस तरह की अभी तक की जो फाइट पुट अप हुई है, मतलब जिस तरह का टक्कर जो दिया है आरजेडी ने, और कीपिंग इन माइंड कि तेजस्वी यादव जी अकेले थे इस तरफ, अपने पूरे मतलब गठबंधन को मतलब एज मतलब फेस प्रोजेक्शन उनका सिर्फ रहा, और इधर से अगर हम देखें बीजेपी का तो बिग प्लेयर्स जो बोलते हैं पॉलिटिक्स में, उनको उतारा गया मैदान में। 31 साल का एक लड़का सामने था। हाँ, तो उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें दोनों को, तो डेफिनेटली हमारा जो फाइट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट हमने पुट अप किया है, और मतलब दो वी विन और डोंट विन डजंट मैटर, लेकिन टफ फाइट देना मैटर करता है, और बहुत ज्यादा ये से हारने का कुछ गुंजाइश नजर नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात है कि इस पर मुद्दों पर बात हुई। मुद्दों पर बात आपकी हुई, पार्टी exactly। को जो बिहार में मैंने देखा, अमूमन जो राष्ट्रीय जनता दल को देखा जाता है, इस बार की राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल ऑपोजिट थी। पहली तो लालू जी मौजूद नहीं थे चुनाव प्रचार में, इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया और जो अभी नतीजे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। Obviously it goes to him, and this was an election of image changing also in a way, क्योंकि हमेशा से जंगल राज और जो भी connotations दिए गए, लेकिन जिस तरह का इन्होंने ड्यूरिंग जो बोलते हैं इलेक्शन प्रचार के दौरान जो अपना एक व्यक्तित्व सामने रखा है कि विदाउट एनी मतलब वो बोलते हैं ना पर्सनल अटैक और एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन, उन्होंने इस चीज को पुल ऑफ किया है सो वेल, और लोगों का डेफिनेटली लोगों के बीच में एक विश्वास जगाया है अपने लिए, जो आंकड़ों के रूप में हमारे सामने आ रही है। तो हम ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कहीं से भी हम कमजोर हैं, और क्योंकि अभी राउंड्स बाकी हैं, तो वो बोलते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, तो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर इट। चलिए वेट एंड वॉच अब भी करते हैं। ऋषिकेश, स्मिता जी की बातों में दम तो है, देखिए कि भाई हमें तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। आईपीएल ने जितना रोमांच नहीं बढ़ाया, उससे ज्यादा सिर्फ एक दिन के बिहार प्रीमियर लीग ने रोमांच बढ़ा दिया है। लेकिन ऋषिकेश, एक बात तो ये समझनी पड़ेगी, वो नीतीश कुमार का वो बयान याद आता है जिसकी कल भी चर्चा हो रही थी कि बिहार जो है उड़ती चिड़िया को हरदी लगाता है, और इस बार भी हरदी तो लगाई है बिहार ने। आप देखिए कि एमआईएम को 5 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी को भले सीटें मिले या न मिले, लेकिन एक डिसाइडिंग फैक्टर जरूर लोक जनशक्ति पार्टी रही है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी ने जिस बात का दावा किया था कि जेडीयू को हम नहीं जीतने देंगे, और जेडीयू को नहीं जीतने दिया है उन सीटों पर, तो लोक जनशक्ति पार्टी के इंपॉर्टेंस से आप जो है वो इनकार नहीं कर सकते। साथ ही साथ अब अगर प्लूरल्स की बात करते हैं, तो प्लूरल्स ने जो प्रोग्रेसिव राजनीति का उदाहरण पेश किया था, तो वो भी दिखा दिया कि फिलहाल बिहार में उसके एक्सेप्टेंस में अभी वक्त लगेगा। बहुत सारी चीजों का द्योतक है ये नतीजे, ये जो आंकड़े टीवी स्क्रीन के नीचे चल रहे हैं। ऋषिकेश, अभिषेक, देखिए एक जानकारी ये है अपने दर्शकों के लिए कि अभी नीतीश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी संजय झा वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। तो नेताओं के आने का सिलसिला, जो कोर कमेटी नीतीश कुमार का कहा जाता है, वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का सिलसिला शुरू है, और जो सरकार बनाने को लेकर गहमागहमी जो तेज हुई है उसका एक छोटा सा पार्ट है। अब जो आप बात बोल रहे हैं कि प्रोग्रेसिव राजनीति का, तो देखिए हम लोग बार बार कह रहे थे इसे कि एग्जिट पोल के नतीजों में हम लोगों को कतई भरोसा नहीं है, क्योंकि मुकाबला बेहद नजदीक का है, बेहद कांटे का है। जितना नुकसान लोक जनशक्ति पार्टी ने
कुछ खास इलाकों में एनडीए को पहुंचाया है, उतना ही नुकसान कहीं ज्यादा पप्पू यादव और एमआईएम ने सीमांचल के इलाके पहुंचा दिया, जो 49 सीटें हैं सीमांचल और मिथिलांचल का। और ये काफी महत्वपूर्ण, और ये 49 सीटों में 2015 का विधानसभा चुनाव देखे तो महागठबंधन को जब नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन था और कांग्रेस का, तो क्लीन स्वीप था, उधर कहीं कोई मुकाबला नहीं था, खाता नहीं खुला था। लेकिन बावजूद वहां अगर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया आखिरी चरण में, तो आप समझिए कि वहां अभी भी जो कार्ड चला है, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आप बोल सकते हैं, या फिर एमआईएम किसको फायदा पहुंचा रही थी, जो काम एलजेपी ने जेडीयू के लिए किया, वही काम एमआईएम ने आरजेडी के लिए किया, और 5 सीटें वहां जीती और तकरीबन 5 से 7 सीटें उसने चुनावी मैदान में हरवा दिया है। तो जो प्रोग्रेसिव, लेकिन ये बात एक काबिले तारीफ है कि जिस पार्टी को 2010 में इसी गठबंधन के तहत विपक्ष का दर्जा तक नहीं मिला था, वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर है आरजेडी, और वो भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, जिनकी उम्र महज 31 साल का है। और जिस तरीके से चुनावी मुद्दे उन्होंने चुनाव में टॉस किए हैं, वो काबिले तारीफ है। देखिए, सरकार बनना सरकार न बनना ये अलग बात है, लेकिन आंकड़े भले ही कम हो, लेकिन 2 या 3 सीटें आप इसे हार नहीं कर सकते हैं अभिषेक। और ये प्रशंसा के काबिल है राजनीति में, बिहार की राजनीति में, कि जो कास्ट फैक्टर था उसको क्लास फैक्टर में बदल दिया, जो मुद्दे थे। और उसी बूथ, देखिए अभी भी अगर आरजेडी आरोप लगा रही है, और जो हम लोग देख रहे थे काउंटिंग में, आरजेडी के बाहर उसके ठीक 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी का मुख्यालय है, वहां भी ढोल नगाड़े बज रहे थे। तो आरजेडी के कार्यकर्ता भी आखिरी वक्त तक डटे रहे कि जीत उनके पक्ष में ही आएगी, वो लोग मान कर चल रहे थे। लेकिन चूंकि आंकड़ों का खेल है और महज कुछ वोटों का अंतर हार होता है, हम लोगों को याद है राजस्थान में नाथ द्वारा सीपी जोशी केंद्र में मंत्री थे और वो विधानसभा का चुनाव 1 वोट से हार गए थे, 4.5 साल बाद उनका फैसला था सुप्रीम कोर्ट से। तो जो चुनावी लोकतंत्र है उसमें अंक गणित काफी मायने रखता है। आप वोट परसेंट को के लिए आप कर सकते हैं कि आप समीक्षा में इतना आया, उसका प्रोग्रेसिव है, लेकिन अंक गणित में निश्चित तौर पर महागठबंधन अभी फिलहाल पीछे है और काफी कम अंतर है। और अगर सरकार बनाने में चूंकि महारत है, एक्सपीरियंस है, केंद्र में सत्ता है, तो ये बातें कतई नहीं है कि तेजस्वी यादव ने और उनकी पार्टी ने कोई खराब चुनावी मैदान में परफॉर्मेंस किया है। काबिले तारीफ है, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। नीतीश कुमार जैसे हेवी वेट, जो प्रधानमंत्री मटेरियल कहे जाते थे पूरे देश में, प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले एकमात्र लीडर माने जाते थे, उनके चेहरे के खिलाफ एक 31 साल का महज युवक, जिस पर आरोप चस्पा थे, जंगल राज का युवराज है, जिसके पिता की विरासत उसका साथ नहीं दे रही थी। तो ये एक बड़ी बात है। और उसके बावजूद अगर उसने इस चुनावी समर में नीतीश कुमार को पटकनी दी है, कम से कम आरजेडी जेडीयू से बड़ी पार्टी है, महज 42 सीटों पर जेडीयू सिमटती दिख रही है, तो उससे कहीं बड़ी पार्टी आरजेडी है। तो आप ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार के मुकाबले तेजस्वी यादव एक बड़े नेता स्थापित हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, चूंकि बीजेपी का उनका साथ है, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है, बिहार में राज्यपाल की भूमिका सब लोग जग जाहिर है कि राज्यपाल किन परिस्थितियों में कैसे बुलाते हैं, ये कोई नया बात नहीं है। कर्नाटक का आपको एग्जाम्पल याद होगा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ बीजेपी को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। तो ये अलग बात है, लेकिन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को मात दे दी है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, सरकार बनाने को लेकर इसीलिए देखिए कि बीजेपी बड़ी पार्टी होते हुए भी उसके एक नेता यह कह पाने की जहमत नहीं उठा पा रहे हैं कि नीतीश कुमार चेहरा नहीं हो सकते, मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। आपने एक भी बयान नहीं देखा होगा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 1 या 2 दिन में इस तरीके के बयान नहीं आएंगे। राज्यपाल के यहाँ लोग जाएंगे, राज्यपाल आमंत्रण देंगे, हालांकि 2 घंटे का वक्त है, फाइनल टैली आ जाए तो फिर हम लोग इसको ये कह पाने की इस स्थिति में होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री आवास में बीजेपी के प्रभारी का पहुंचना, बीजेपी के सीनियर नेता का पहुंचना इस बात का संकेत है कि बीजेपी अब भी बड़ी पार्टी गठबंधन में होते हुए
छोटे भाई की भूमिका कबूल कर ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार के गठन की प्रक्रिया, सरकार के मंत्रिमंडल का स्वरूप, विभाग का बंटवारा, ये सब बात का विषय है और उसमें हो सकता है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये अलग मसला है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए के तरफ से, और उसके पहले की ये कवायद है, सरकार बनने के गठन की प्रक्रिया है, जो एक तरह के बातचीत हो रही है। और जो जेपी नड्डा जो अपने कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे और हम लोग को जानकारी दी गई मैसेज करके कि आप पहुंचिए बीजेपी कार्यालय, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करने वाले हैं, तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। नहीं तो इतनी बड़ी जीत पर, इतने बड़े देश के चुनाव पर जब पूरा दिन क्रिकेट के रोमांच जैसा हो, ऐसे में किसी भी बीजेपी के बड़े नेता का कोई बयान न देना, जनता से मुखातिब न होना, इस बात का संकेत है कि हार कर भी जेडीयू आरजेडी जीती हुई है और ये लोग जीत कर भी हारे हुए महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल महुआ जी, अब इसे क्योंकि अब आगे की अब बातचीत होगी, उपचुनाव से तो अब निकल चुके हैं और आंकड़े आपके पक्ष में हैं। यही सवाल अंबाजी से था, वही सवाल आपसे भी है कि अब वादों को पूरा करने का वक्त है। उस पर पूरी तरह से काम शुरू हो गया, लोग बहुत खुश हैं। जो भी अपेक्षाएं थी अब एक एक करके पूरी होंगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और तमाम जो पद हैं उसे भी भरे जाने शुरू हो गए हैं। और मुझे लगता है कि खाली खजाने का उपाय कैसे होगा, चूंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो राक्षस की तरह मुंह भाई खड़ी है। माइनस में रखे गए थे भाजपा वाले 12,000 करोड़। अब सोचिए कि ये आंकड़ा कोई कम आंकड़ा नहीं है। और ये आंकड़ा तो आगे, क्योंकि देखिए ये आंकड़ा तो आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल, केंद्र का जो रवैया है वो भी आगे जारी रहेगा। अभी बहुत ही नेगेटिव भूमिका निभा रही है। और जिस तरह से उन्होंने हमारे पैसे में कटौती कर दी और जो इस तरह से अगर रहा तो इससे सरकार की छवि खराब होती है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जो ये रवैया है ना, वो भी इस इलेक्शन में लोगों के मन में उनके प्रति एक नफरत भरी है। इसका भी परिणाम हो सकता है कि उनको इस तरह से इन लॉन्ग रन तो इन लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ मैं। तो बार बार ऐसा करेंगे तो आप सोचिए कि यहाँ से आज से 6 महीने बाद फिर से अगर आप यही बात बोलेंगी ना, तो जो बाहर खड़ा एक पान वाला है वो इन सब बातों से फेड अप हो जाता है। उसे लगता है कि पूरी तरह से राजस्व वसूली में लगेगी और इनकम बढ़ाने के लिए तरह तरह यहीं पर अब रोजगार का सृजन हो रहा है। जो महिलाओं को लाया गया है उनको सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने के लिए ये जो कुटीर उद्योग वगैरह, पलाश ब्रांड लॉन्च किया है माननीय हेमंत सोरेन जी ने। पलाश ब्रांड के माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा लिज्जत पापड़ 5 महिलाओं ने मिलकर स्टार्ट किया था, पूरी तरह से अब इंटरनेशनल ब्रांड है। तो उसी तरह से अगर पलाश ब्रांड को महिलाओं के रोजगार से जोड़ दिया जाए, एसएचजी ग्रुप से जोड़ दिया जाए और जितना तरह का काम वो कर सकती है कुटीर उद्योग से संबंधित, उसको अगर प्रोत्साहित किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएगा। हमारी जो लड़कियां या बच्चे, युवा दूसरे राज्यों में जाकर भटक रहे थे, अपमानित और प्रताड़ित हो रहे थे, उनको अपने ही राज्य में, अपने घर में बैठकर सम्मानजनक रोजगार देने की बात माननीय हेमंत सोरेन जी सोच रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे उन्हें रोजगार मिलेगा और बहुत जल्द। क्योंकि देखिए झारखंड की जो महिलाएं हैं उनकी बात अगर मैं करूं, वो बहुत ही कर्मठ होती हैं, इसीलिए तो उनकी मांग है बाहर भी, और वो घर बाहर हर चीज जगह संभालते वो काम कर सकती हैं। आप खेल के क्षेत्र में देखिए, सुमराट हेगड़े जी है, असुंता लकड़ा है, सावित्री पूर्ति जी है, झानू हासदा है, ऐसे तमाम नाम है, दीपिका तो है ही। तो ये लोग, असुंता जी के बारे में मैं बताऊं कि वो एक सिमडेगा साइड में एक जंगल में रहती थी। मुझे उन्होंने खुद बताया था कि वहां से वो पैदल चल के दिन भर रात भर चल के वो आती थी सिमडेगा, और सिमडेगा से सुबह बस पकड़ के फिर रांची आके फिर वो दिल्ली और फिर बाहर जाती थी। तो इस तरह की जिजीविषा है हमारी महिला लड़कियों में। अगर इतनी विपरीत परिस्थितियों में ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन किए हैं, तो अगर उन्हें थोड़ी सी मदद मिल जाए सरकारी, तो आप सोच सकते हैं कहां से कहां पहुंचेगा। और जहां इतनी खनिज संपदा है, इतना अमीर है हमारा राज्य, तो निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि आगामी 4 साल के अंदर झारखंड बिल्कुल ही पूरे देश में सबसे आगे रहेगा। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आपने देखा होगा कि पूरे देश में 1 नंबर मुख्यमंत्री माना गया था जब कोरोना संकट आया। तो निश्चित रूप से रोजगार सृजन में भी और इस राज्य को सुधारने में भी उनकी भूमिका को इतिहास याद रखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। अब एक मैं इस पर बातचीत आगे जारी रखूंगा। तो
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप जनता हैं, आप जनार्दन हैं, आपने अपना जनादेश सुना दिया है। झारखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, एक सीट जेएमएम के खाते में गई, एक सीट कांग्रेस के खाते में गई। बिहार में अभी सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगी। लेकिन चूंकि ब्रेक से पहले हमने आपको कहा था कि हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, 3 खास मेहमान हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। एक बार फिर से मैं सबसे परिचय करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक राज सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जेएमएम से डॉक्टर महुआ माझी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से स्मिता मैम जुड़ी हुई हैं, स्मिता लखड़ा जी जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ कांग्रेस से विधायक हैं अंबा प्रसाद जी जुड़ी हुई हैं। अब राज जी, चूंकि सबसे सवाल हो चुका था, तो 2 सीटों का ये जो घाव है, चूंकि परिणाम ऐसे नहीं है जैसे आपने उम्मीद किए थे। कम से कम एक सीट का तो आपने उम्मीद रखा था कि हाँ भाई एक सीट तो कम से कम अपने खाते में आएगी। हालांकि यहां से जो घाव लगा है उसका थोड़ा मरहम तो बिहार के जो नतीजे हैं वो मिले होंगे। यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई? कनेक्शन, जनता से कनेक्ट करने में कुछ दिक्कत? नहीं, देखिए अब कोई ऐसा घाव नहीं है। हमारे लिए तो उत्साहवर्धक है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से सरकार इनकी चल रही है। ये दोनों ही जो सीट थे जिन लोगों ने जीता है, यह सरकारी पार्टी के लोग जीते हैं। ठीक है, पूरी सरकार लगी हुई थी, चाहे वो बेरमो है चाहे वो दुमका हो, और 11 महीने ही इनकी सरकार चली है, और बावजूद इनके मार्जिन बढ़ने के जगह पर इनका मार्जिन 50% से भी कम हो गया। तो मैं तो मानता हूं, इस रूप में देखता हूं कि जनता ने इनको संदेश दिया है कि आप जो झूठा वादा करके सरकार में आए, इन वादों को सुधारिए, नहीं तो आगे और बड़ा आपको, अभी तो 50% पे आप आ गए हैं, ये और खत्म करेंगे। तो ये जो है ना, ये बात मार्क करने की बात है। ठीक है, पूरी सरकार लगी हुई थी, सारे मंत्री को देखिए आप जा करके दुमका में कैंप किए हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कैंप किए थे, बेरमो में कैंप किए, सब लोग गए। और उसके बाद भी पिछले बार लुइस मरांडी जी, मुझे लगता है कि 13-14 हजार वोट से हारी थी। 11,000 वोट का अंतर था। 11,000 14,000। और अभी इस बार वो 67,000 और हेमंत जी को, माननीय हेमंत जी को ठीक है, मान लिया 14,000 14,000 से हारी थी। इस बार वो घट करके 6-6,500 पे आ गया। बाटुल महतो जी, योगेश्वर महतो बाटुल जी, वो आ रहे थे लगभग 25,000 से भी ऊपर वोट से, और अभी आकर के 13-14 हजार पे आ गए। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहा है कि आपकी पॉपुलैरिटी 11 महीने में ही घटी है। जनता ने यह मैसेज दिया है कि जो संदेश आपके साथ पहले था वो अभी नहीं है। तो ये इनके लिए इनको सोचना चाहिए। महुआ जी कुछ बोलना? मैं इस पर कुछ बोलना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है ना कि माननीय हेमंत जी ने 2 सीट से लड़ा था, और चूंकि एक सीट छोड़ना था, मजबूरी थी, तो उन्होंने दुमका पर भरोसा जताया कि दुमका सीट हम छोड़ते हैं। तो इसकी वजह से कुछ लोगों को गलत तरीके से समझाया गया, भाजपा की तरफ से जाकर लोगों को ये बताया गया कि देखिए आपकी सीट को उन्होंने छोड़ दिया, तो आप क्यों उनको दोबारा देंगे। इस वजह से कुछ वोट कम हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं, अगर भरोसा नहीं रहता तो जीत हासिल नहीं होती। तो ये एक कारण है। मैं चूंकि क्षेत्र में थी, मुझे पता है, बार बार जाके उनको यही बताया जा रहा था कि जिसने आपके सीट को छोड़ दिया, आप फिर कैसे उनको दोबारा चुन के लाएंगे, क्या गारंटी है कि आगे भी ऐसा नहीं होगा। तो ये एक कारण था कम वोट आने का। बाकी देखिए, हर चुनाव में अभी देखिए 2014 में माननीय लुइस जी को मिला था, मतलब वो 4,914 से जीती थी, है ना। तो मात्र 4,000 लगभग 5-4,500। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्जिन से वो जीती थी। तो भरोसा हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा पर वहाँ शुरू से रहा है, गुरुजी पर रहा है, माननीय हेमंत जी के काम पर लोगों ने भरोसा किया है। जो रोजगार से लोग वो जोड़ रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं को बाहर से ला रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो कोरोना का संकट था, इसी की वजह से कुछ बीच में एक ठहराव आया था, लेकिन अब तेजी से काम शुरू हो गया है और आगे और अच्छा होगा। राज जी ने जो बोला उस पर आपकी प्रतिक्रिया, चूंकि बेरमो सीट आप लोगों के खाते में गई है, तो आपकी प्रतिक्रिया बनती है यहाँ पे? देखिए, बहुत ही अच्छा परिणाम हुआ है, और आप अगर अंतराल देखेंगे तो उस पे मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वो सच में कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया। इनको, जनता को बार बार दिखाया गया कि देखिए कोई काम नहीं हुआ है, 11 महीने तक ये लोग ऐसे ऐसे करते रहे। लेकिन कुछ लोग गुमराह हुए ज़रूर है, लेकिन बाकी सब लोग समझे कि ये चुनौती को कम संसाधन के बाद भी इतने अच्छे से हमारे माननीय मुख्यमंत्री और गठबंधन की सरकार ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बहुत अच्छे से इसको चलाया, और पूरे इंडिया में हमारा झारखंड नंबर 1 में रहा। ये बड़ी चुनौती थी हमारे लिए, और आप जान रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था पहले कितनी बदहाल थी, और इन लोगों ने सारा पैसा ठेकेदारों के नाम कर दिया, रोड बनाने में लगा दिया, और बिल्डिंग खड़ी कर दी गई
जो हॉस्पिटल बनाए गए उसमें डॉक्टर्स नहीं भरे अब गए। वहां का तो सबसे बड़ा सारा मुद्दा ही चीज- यही था, बेरमो का तो सबसे बड़ा मुद्दा ही ये स्वास्थ्य केंद्र का मुद्दा था। आप पता नहीं है आपको, लेकिन पता कर लीजिएगा। मैंने देखा है कमेटी में ये विषय भी आया, अधिकांश जो स्वास्थ्य केंद्र बने हैं बगैर काम के हैं, वो सारे माननीय, अब तो नहीं बोलना चाहिए हमको, माननीय राजेंद्र सिंह जी नहीं है, लेकिन जिस समय वो स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय ये प्रश्न तो हम लोगों ने उठाया था समिति में। मैं खुद उस समिति का मेंबर था और उसमें यह विषय उठा था कि जब इसकी कोई औचित्य नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये बिल्डिंग क्यों बनी स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर। और अधिकांशतः बिल्डिंग जो आज बेकार पड़े हैं यह माननीय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी के समय के ही बने हुए हैं। ये पता लगाने की बात है, ये तो कागज में है। लेकिन वहां का राज्य, मैं आपको वहां का चुनावी मुद्दा बता देता हूं। वहां के लोगों की जुबानी, चूंकि हमारे जो संवाददाता घूम रहे थे, तो वहां के लोगों की ये शिकायत थी कि राजेंद्र बाबू ने यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र दिया, वो स्वास्थ्य केंद्र बना, लेकिन ना किसी चिकित्सक की पोस्टिंग हुई, ना उस स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ, ना उस स्वास्थ्य केंद्र का कोई इस्तेमाल हुआ। तो राजेंद्र बाबू तो अपना काम कर गए, उन्होंने अपना काम जो वादा किया था उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र दिया, लेकिन उसके बाद तो रघुवर नहीं दास ना, जी- अब वो आप देखिए ऐसे ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं कि उस स्वास्थ्य केंद्र के कई किलोमीटर के अंदर कोई आबादी ही नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता है। वही तो हम लोग वो विषय उठा था कि ऐसे ऐसे जगहों पे वो स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर बिल्डिंग बनी जहां उस बिल्डिंग को नहीं होना चाहिए था। वो कोई आबादी में बनता, किसी दूसरे काम में आता तो वो काम में आता। तो जनता को ये समझ में लोग बताए नहीं, वो तो दिखाए कि बिल्डिंग बन गई, लेकिन वो बिल्डिंग में काम क्यों नहीं हो रहा है, ये देखने वाली बात है। तो शायद और फिर- ये कोई सबके सामने है, कोई जांच का विषय लेकिन है। इसमें ये हो सकता है कि लोगों को रांची आने में जितना समय लगता है उससे काफी कम समय में वो उन इलाकों में जा सकते थे। कई बार होता है कि शहर से दूर नहीं, बनाया शायद जाता है। चूंकि ये एक हाँ, बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। देखिए, नतीजे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आपकी ये जो बातें हैं सुनने में हो सकता है कि मुझे लगे कि हाँ भाई जस्टिफाइड है, लेकिन जनता को ये जस्टिफाइड नहीं लगी। हाँ, तभी जनता तो को आपके लगा खिलाफ- कि हमारे इलाके में बना है, मान लीजिए थोड़ी सी दूर तो लोग जा ही सकते हैं। अगर विधानसभा कहीं जाके बन रहा है तो लोग जा ही रहे हैं, तो हर जगह से शहर का फैलाव होता नहीं, है। आप जा करके, मेरा आग्रह होगा, माननीय सदस्य, माननीय विधायक अंबा जी भी हैं, महुआ जी भी हैं, आपकी टीम भी है, आप जा करके उन जो बिल्डिंग है उनके फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए। आप खुद बोलिएगा कि यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। चलिए, ये तो वक्त की बात है। स्मिता जी भी हमारे साथ हैं, और स्मिता जी, चूंकि देखिए राज जी यहाँ पर हैं, राज भाई, बिहार के जो नतीजे हैं आपके लिए तो काफी उत्साहवर्धक हैं, लेकिन आपसे ज्यादा उत्साहवर्धन अगर किसी का होना चाहिए तो वो आरजेडी का होना चाहिए। एक 31 साल का लड़का वो सामने खड़ा रहा, और देखिए एक नई लकीर खींच दी है उसने। ये नीचे जो आंकड़े आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन के, 124 और 111, इसमें भी कई सीटें अभी ऐसी है जहां पर पेंच फंसा हुआ है। तो ये तो मतलब कहीं ना कहीं वो जो विकास का वो जो दावा था, चाहे नीतीश कुमार जी का, चाहे केंद्र से नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो वादे और दावे किए थे, तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि कनेक्ट करने में फिर से दिक्कत। देखिए, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वह विकास के दावे फेल हुए कि नहीं, उनसे बातों में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक क्रेडिट मैं दूंगा तेजस्वी यादव को कि उन्होंने बिहार के नौजवानों को भ्रमित करने में सफलता पाई। वो 10 लाख नौकरी पहले कैबिनेट में साइन करूंगा और रोजगार नहीं नौकरी मिलेगी, यह शब्द जो है, अब खुद महुआ जी बता सकती हैं, माननीय विधायक अंबा जी बता सकती हैं, स्मिता जी बता सकती हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई हो सकती है। ठीक है, चुनावी वादे हैं, वो चुनावी दावे हैं, मैं मानता हूं किए होंगे, तो लेकिन उस भ्रम में वहां के नौजवान आए हैं और कुछ उत्साहवर्धक रिजल्ट इनके आए हैं, लेकिन धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और उन लोगों को अपने भूल का एहसास होगा। देखिए, अगर हम वादों की रैशनैलिटी पे जाएं तो हमने 10 लाख का वादा किया, आप उसको बोलते हैं कि वो इरैशनल है ऑन विच एवर ग्राउंड यू से। आपने उसके ऊपर आपने दावा किया आप 19 लाख नौकरी देंगे, बट वी एट द सेम टाइम तेजस्वी जी ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि 4.5 लाख तो रिक्तियां हैं, वो तो आसानी से भरी जा सकती हैं, और बाकी जो है फैक्ट्रीज लगा के या जो फैक्ट्रीज डाई आउट कर गए उनको रिवाइव करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। इट्स अबाउट ओनली 5.5 लाख। नहीं, आप शब्दों पर गौर कीजिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है नहीं, एक साइन में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा, पहला कैबिनेट में, मतलब दे आर एम्प्लॉय, एकदम एम्प्लॉय हो गए वो। अच्छा, मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगी अगर आ गया हो तो। देखिए, चुनाव के समय में चुनाव जीतने के लिए भी आप लोग
जैसे मोदी जी ने क्या कहा था कि 15 लाख रुपए हर जैसे एक के जैसे अकाउंट महुआ में जी जाएगा। ने कहा था, हेमंत जी आपने ने कहा था ना कि 5 15 लाख लोगों को रुपए- मैं रोजगार दूंगा सुनिए, वो तो 1 कोरोना- साल के अंदर। नहीं, लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं हुआ, ये तो पूरे दुनिया में हो रहा है। लेकिन माननीय मोदी जी ने भी कहा था कि भाई हम 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में भेजेंगे। 2 करोड़ रोजगार की, तो अगर आप 5 लाख रोजगार की बात करें, 2 करोड़ रोजगार की बात तो रोजगार की बात नहीं, नौकरी की बात नहीं लेकिन कहते वो। प्रयास होना चाहिए। रोजगार की बात तेजस्वी जी ने की। कहा 2 करोड़ रोजगार तो की वो बात की। प्रयास तो निश्चित रूप से करेंगे, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित करेंगे। और प्रयास करने से ठीक है, आप वहां तक ना पहुंचे, कुछ दूर तो पहुंचेंगे ही ना। नहीं तो ये- मैंने कहा ना, उस भ्रम में वहां के नवयुवक पड़ गए, जिसके वजह से ये थोड़ा उत्साह बढ़ा है। लेकिन धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और जिस प्रकार से बिहार के अंदर एक विकास का माहौल खड़ा करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है, इस बात को तो मानिए। जो कहानियां 15 साल पहले बिहार के अंदर हुआ करती थी, कुख्यात बिहार के रूप में लोग जानते थे, वो माहौल आज खत्म हो गया। आज सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के काम बिहार के अंदर हुए हैं। और इस बार देखिएगा, वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा। जो गन्ने के फैक्ट्रियां हैं जो बंद हैं, उन सारों को खोलने का प्रयास किया जो जाएगा। 10 साल में नहीं हुआ वो अब होगा। तो धीरे धीरे ना, जिस प्रकार का बिहार मिला था, जिस प्रकार का बिहार मिला था एनडीए ये को, बिहार तो आपको 10 साल पहले मिला था ना राजी। नहीं तो उसको तो आप देखिए ना, बिहार के लोगों से बात कीजिए, पहले का बिहार कैसा 10 था, साल में एक आज का फैक्ट्री, बिहार कैसा है। 10 साल में एक फैक्ट्री तो लगानी बनती थी ना। 10 साल फैक्ट्री में। बना तो आप जाइए ना, बरौनी जाइए, बरौनी जाकर के देखिए, वहां बाढ़ में थर्मल पावर हो गया। औरंगाबाद के अंदर देखिए, सुपर थर्मल पावर चालू हो गया, बाढ़ के अंदर चालू हो गया। बरौनी में हजारों करोड़ रुपए के फैक्ट्री वहां लग रहे हैं। उसके बाद पाइप गैस लाइन, एलपीजी जो है घर घर, वो पाइप से बिछने का काम शुरू हो गया। इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में बिहार में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। जो कमियां थी बिजली की, आज 24 घंटे, मैंने 22 घंटा 23 घंटा गांव गांव तक बिजली मिल रही। ये सच्चाई है, कोई ये छुपी हुई बात तो है नहीं। और वही बिहार क्या था, बिजली की हालत आप देखिए। लेकिन लोग असंतुष्ट तो हैं, वहाँ लोग असंतुष्ट नहीं, मैंने हैं। कहा ना, देखिए, असंतुष्ट नहीं काम है, तो सरकार को करना है। असंतुष्ट नहीं है, जी। वो भ्रम में आ गए। वो भ्रम में आ गया कि पहला कैबिनेट आएगा और हमको सीधे मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास आ जाएगा। देखिए, बिहार के लोग अभी काफी वो पढ़े समय लिखे पे हैं, वो आई भ्रम में नहीं कैसे है, आएंगे? जैसे- वो काफी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। हाँ, युवा पीढ़ी स्मिता जी इस की तरह बात से- अधूरी रह गई थी। बोले मैडम हमारे पास 1.5 मिनट है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर किसी ने कुछ बोला है विदाउट लेटिंग हिम परफॉर्म ऑन दैट बेसिस, आप पहले से ही उस चीज को भ्रम का नाम दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज है? फिर तो ऐसे अगर हम सोचे तो फिर तो आप ज्यादा बड़ा भ्रम क्रिएट कर रहे हैं लोगों को। चलिए राज भाई, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। अंबा में बहुत देर आप चुप रही हैं, आपको भी फाइनल कमेंट आपकी तरफ से भी लेंगे। राज भाई की तरफ से एक फाइनल कमेंट। राजीव, नहीं, ये बिहार के चुनाव में जनता को, जो जनता मालिक है, जनता ने वोट दिया और फिर से वहां एनडीए की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से यह मैं कह सकता हूं क्या कह रहा हूं कि विकास की जो पॉलिसी थी माननीय मोदी जी को, उसको जनता ने स्वीकार किया है। और बिहार के अंदर जो विकास हुए हैं, जो अपराधी घटनाओं पर, अपराधियों पर रोक लगी है, और एक काम करने का माहौल जो विकास के अंदर आया, जो आधारभूत संरचनाएं विकसित की गई बिहार के अंदर, जो बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार आया, इन सारे विषयों पर जनता ने मुहर लगाया है। और जनता इसके लिए बधाई के पात्र है। और जो सब लोग को मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। अंबा जी, फाइनल देखिए, कमेंट आपकी तरफ से। बिहार का जो भी परिणाम हो वो स्वागत योग्य है, लेकिन मैं इसको हार बिल्कुल नहीं मानूंगी। एक 31 साल का एक नौजवान इतना कड़ा टक्कर दे रहा है, और वो भी अकेले, मतलब ये काबिले तारीफ है। मैं उनको सबसे पहले बिहार की जनता को बधाई देती हूँ। और हमारे जो तेजस्वी जी हैं उनको मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। और हमारा झारखंड का जो रिजल्ट है वो तो आपके सामने है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की जरूरत है कि जनता का विश्वास किधर है। किधर है। मैं माननीय बसंत सोरेन जी को, माननीय जयमंगल सिंह जी को और तेजस्वी जी को, तीनों को मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, महिला मोर्चा की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ। चलिए स्मिता जी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। मैं भी अपने तरफ से तेजस्वी जी को बधाई देना चाहूंगी, बसंत सोरेन जी को बधाई देना चाहूंगी, और अनूप जी को बधाई देना चाहूंगी। और हार जीत तो लगा रहेगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इलेक्शन, पर इससे हमारा मनोबल कहीं भी कमजोर नहीं है। चलिए, तो गुरु ये सियासत है। सियासत की कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं होती, कोई परिभाषा नहीं होती। हो सकता है कि मैं यहां पर जो परिभाषा बताऊं आपके लिए वो परिभाषा अलग हो। तो आप तो जनता हैं, आप जनार्दन हैं, आपने वोट किया, आप खुद इस पूरी परिभाषा को डिकोड कीजिए। लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, तमाम मेहमानों को इजाजत दीजिए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहां पर आए, आपने अपना वक्त यहां पर दिया। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए न्यूज़ 11 भारत के साथ आप बने रहेंगे। लेकिन मुझे इजाजत, नमस्कार।
सच है।